Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. आदाब। इनकम सेविंग्स और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं फरीना खान। आप देख रहे हैं पैसा बोलता है की खास किस्त। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट 2025-26 में सस्टेनेबल फाइनेंस इनिशिएटिव्स की। दरअसल बजट 2025-26 जो वजीर खजाना के जरिए पेश किया गया है, इक्तिसादी तरक्की के लिए एक अहम और एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप का खाका पेश करता है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कमलेश चौरसिया जी और प्रवीण कुमार जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। सर, सबसे पहला सवाल प्रवीण जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। अगर देखा जाए सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, अगर हम इसको समझाने की कोशिश करें अपने व्यूअर्स को, सबसे पहले बजट में क्या है उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि आप सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को आसान जुबान में हमारे व्यूअर्स को समझाइए। शुक्रिया। सबसे पहले हम समझते हैं कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग क्या होती है। एक फाइनेंसिंग है जो आप नॉर्मल एक बैंक से फाइनेंस करवा के आते हैं और उसके बाद उसको रीपे करते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि जो फाइनेंसिंग कंटिन्यू करते रहें और उससे जो फ़ायदा होगा, जो समाज को फ़ायदा होगा, जो सोसाइटी को फ़ायदा होगा, वो सस्टेनेबल होना चाहिए और उसकी वजह से जो ग्रोथ होगी वो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। बिल्कुल। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कमलेश जी थोड़ा हमारे नाजरीन को समझाइए कि आखिर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है और अगर वो लोग अपनाना चाहें इस तरीके को तो कैसे अपना सकते हैं। देखिए, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए जो फंड की ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो फाइनेंसिंग के सोर्स है दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। इसका मतलब ये है, जो यूएन ने हमारे को 17 गोल्स दे रखे हैं, जैसे नो पॉवर्टी, नो हंगर, वेलबींग, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, या डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, इनोवेशन के लिए, इन सब के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पैसा चाहिए। इस पैसे को कहाँ से आएगा? तो लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप उसमें गवर्नमेंट खुद फंडिंग कर रही है, एमएसएमई फंड बना रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस के लिए पैसे दे रही है, लिमिट, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है, जो पहले 3 लाख रुपए था उसको 5 लाख कर दिया इस बजट में। तो बहुत सारी इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट का इस बजट में, जिससे कि वो इसको फाइनेंस करे सो दैट कम से कम इन्वायरमेंट को लॉस करते हुए भारत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आने वाली पीढ़ियों को इसका फ़ायदा ना दे, हम जो हमारे रिसोर्स है हम यूज़ करके ख़त्म कर लें। हम जो भी कुछ कर रहे हैं या सरकार चाहती है कि ऐसी चीज़ें यूज़ करें, अल्टरनेट पावर का, जैसे सोलर पावर को बढ़ावा दिया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए ताकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, इस तरह के कंपनीज़ को फंडिंग की जाए सो दैट ये इस तरह के बिजनेस को बढ़ावा मिले और जो हमारे फॉसिल्स वाले रिसोर्सेज उसको कम से कम यूज़ कर पाए। बिल्कुल। तो इसका जो अहम मकसद है वो है माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन इसको सबसे जो अहम क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो अहम सवाल आता है, वो ये है कि आखिर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की ज़रूरत क्या है। प्रवीण जी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आखिर इसकी क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की। देखिए, जो हमारी सरकार है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जिस तरीके से फ़िशरीज़ है, फ़िशरीज़ एक बहुत अहम हमारा एक फार्मिंग है और इसको अभी तक अच्छे से उसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। तो सरकार ने इस बजट में अनाउंस किया है कि एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें ये सस्टेनेबल फाइनेंसिंग रहेगी और पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें किस तरीके से फ़िशरी को फोकस करके और उसका उत्पादन किया जाएगा, उसके लिए किस तरीके से सहायता दी जाएगी, किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने कॉटन के ऊपर एक बहुत
अहम तरीके से उनको बहुत फोकस में रख के सरकार ने एक प्रपोजल दिया है बजट के अंदर कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए भी सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएंगे जब ये पूरा फ्रेमवर्क बनेगा। बिल्कुल। चौरासिया जी, आप थोड़ा सा समझाइए कि आखिर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों देश से लेके, मुल्क से लेके दुनिया भर तक इसके एजेंडे तय किए गए हैं, इसके गोल्स तय किए गए हैं, आखिर इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसकी अहमियत इस बात से समझी जा सकती है, यूएन ने ऑलरेडी सारी कंट्रीज़ की मीटिंग की और जहां 2012 में इस तरह की मीटिंग हुई और 2016 से ये शुरू हुआ है कि डिसाइड किया गया हर कंट्री जो डेवलप नहीं है या अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है, इनफैक्ट जो डेवलप कंट्री हैं, सबको एक एजेंडे के तहत सब लोग ऐसे रिसोर्सेज के यूज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें कि निरंतर डेवलपमेंट होता रहे और ये डेवलपमेंट का काम ना हो, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना मरे। जिस जिस कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम है उनको डेवलप किया जाए। ये सस्टेनेबिलिटी ऐसा डेवलप हो कभी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, इस तरह का डेवलपमेंट किया जाए, कीपिंग एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए। ऐसी कंजम्पशन करें, हम गलत तरीके से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ना करें इस तरीके जिससे कि रिसोर्स ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इसकी अहमियत, क्योंकि यूएन सारी कंट्री, इंडिया भी एक उसका पार्ट है यूएन का, तो यूएन के एजेंडे को रख के पूरी कंट्री जो भी जितनी भी कंट्रीज यूएन में मेंबर्स हैं सबको इस एजेंडे पे काम करना है। तो भारत सरकार भी उसका एक मेंबर है और भारत सरकार के भारत के डेवलपमेंट के लिए इस एजेंडे पे काम करना जरूरी है जो ये एजेंडा यूएन के एजेंडे से मैच करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बजट 2025-26 की बात करें, चाहे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे फिर क्लाइमेट फ्रेंडली सरमायाकारी की बात हो, चाहे सोलर एनर्जी, चाहे जैसे अभी सर ने भी कहा कॉटन इंडस्ट्रीज की बात हो, गवर्नमेंट ने कई बड़े ऐलान सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को फरोग देने के लिए इस बजट में किए हैं। सर, थोड़ा सा समझाइए क्या कुछ इस बजट में 2025-26 के बजट में क्या कुछ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग से मुतालिक खास है? देखिए, बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं, जिसमें यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए आप एक क्रेडिट कार्ड जो 30,000 रुपये तक की लिमिट है। उसके अलावा जो एक मेजर अनाउंसमेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना है, जिसके अंदर जितनी छोटी छोटी स्कीम्स हैं उन सबको कंबाइंड करके लगभग 1.7 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी योजना बनाने का एक प्रावधान है, एक प्रपोजल दिया गया है बजट के अंदर। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, जिसका जो एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही है, उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करने का प्रावधान है, प्रपोजल है। आई रिमेंबर कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उनको 3 लाख तक की लिमिट मिलती है आज की डेट में, वो आगे बढ़ के 5 लाख होने का प्रपोजल किया गया है। इसके अलावा और बहुत से प्रपोजल हैं, स्पेशली जो माइक्रो एंड एमएसएमई जो वर्ग है उसके लिए, जो कि एक हमारा इंजन भी है, बजट के अंदर अनाउंस किया गया था, हमारा ग्रोथ इंजन है। तो उनको जो टर्म लोन दिया जाएगा, अलग अलग जो माइक्रो और एमएसएमई को जो लोन दिए जाएंगे, उसके अंदर उनका प्रपोजल्स हैं कि उनकी लिमिट बढ़ाई जाएगी। तो उनको लगभग जो माइक्रो हैं उनको 5 लाख तक का टर्म लोन मिलेगा, जो एमएसएमई हैं उनको 20 लाख तक का टर्म लोन मिलेगा। तो ये छोटे छोटे अनाउंसमेंट हैं, लेकिन कुल मिला के ये बहुत बड़ा एक प्रपोजल है कि जितने छोटे उद्योग हैं उन सब को सरकार हेल्प करेगी इस तरीके से फाइनेंस करके, सो दैट कि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें और इसके बेस पे ग्रोथ हो। और ये जो छोटे छोटे लोन दिए जा रहे हैं या जिस तरीके से सहायता दी जा रही है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी, तो इसलिए इसको सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का नाम दिया गया है। बिल्कुल। तो छोटी छोटी इस तरह की स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से ऐड किया गया है कि जो छोटी सनत है उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। चौरासिया जी, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगी, थोड़ा सा समझाइए कि आखिर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को लेकर इस बजट में क्या कुछ खास है? इसमें एक बात हम बात करना चाहेंगे इस पर कि सस्टेनेबल गोल्स, एक और गोल है
जेंडर इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने जो महिलाएं हैं उनको, जो SC/ST कैटेगरी से लोग आते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक बिजनेस करने के लिए अलग से प्रावधान किया गया। तो जो एक फाइनेंस है जिससे कि जेंडर ओनली फॉर वुमेन्स के लिए है। तो जो हमारा सस्टेनेबिलिटी गोल्स है उनमें एक ये प्रावधान है कि मेल और फीमेल सब इक्वल हैं। इस चीज़ के लिए महिलाओं को प्रमोट करने के लिए इसमें फाइनेंस सोर्स दिया गया है। अप टू 2 करोड़ रुपये तक उनको बिजनेस फाइनेंस का प्रोविज़न है, जो ये एक बहुत बड़ा वो है कि महिलाओं को प्रमोट करने के लिए। और ऐसे तो बहुत सारे पूरा बजट जो है ना, पूरा का पूरा बजट इस बात पे है कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली डेवलपमेंट है। चाहे फिशरीज़ के केस में, जैसे सर ने बोला, फिशरीज़ है अंडमान निकोबार के एरिया में, उस तरह के उनको फंड प्रोवाइड करना क्योंकि इस तरह के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। या एक एग्रीकल्चरिस्ट को, जितने भी स्मॉल मार्जिनल किसान हैं उनको जैसे सर ने बोला कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट हमने बढ़ा दी, 3 लाख से 5 लाख किया। बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, इस प्रोविज़न है। अब मखाना बोर्ड क्या है, वहाँ पे मखाना ज़्यादा पैदा होता है। इसको रेगुलेट करने के लिए, उस बिज़नेस को, उस प्रोडक्ट को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई बोर्ड चाहिए। तो वहाँ के लोगों को प्रमोट, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, वहाँ के लोगों को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि कोई भूखा ना रहे, सबको पॉवर्टी ना रहे, इस तरह के उनको फाइनेंस सोर्स दिया जाएगा या उनकी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने से लेकर छोटी छोटी सनतों तक काफ़ी कुछ बजट में इस बार तजवीज़ लाई गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी सर, क्योंकि अभी MSMEs की बात कर रहे थे, तो ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। सर थोड़ा समझाइए कि ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम क्या है और इससे मुताल्लिक बजट 2025-26 में क्या है। तो मैं आपको उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फोकस किया है, 4 फोकस एरिया है: गरीब, महिला, अन्नदाता और यूथ। ये 4 फोकस एरिया हैं जिनके लिए ये सारा बजट बना है। तो बजट के अंदर जितने भी प्रावधान हैं वो इन 4 चीज़ों को इन 4 वर्ग को फोकस में रख के किया गया है। और जब आप MSME की बात करते हैं तो MSME का जो फोकस है, तो ग्रीन फाइनेंसिंग की जिस तरीके से ये MSME जिस तरीके से काम करते हैं उनको फाइनेंस मिलेगा सो दैट कि वो सस्टेनेबल गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो एक यूनाइटेड स्टेट नेशंस का एक गोल है, 17 गोल हैं, उनमें से सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ गोल नंबर 11 जो है, और जैसे कमलेश जी ने बोला कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ है। तो इन चीज़ों को, और गोल नंबर 12 जो है जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करता है। तो जिस तरीके से ये बजट के प्रावधान किए गए हैं, ये उन चीज़ों को ध्यान में रख के किए गए हैं कि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे, हम जो काम आज कर रहे हैं वो सस्टेन रहे, हमारी ग्रोथ सस्टेन रहे, और हमारा जो जिस तरीके से लघु उद्योग जो आगे बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ सस्टेनेबल रहे। बिल्कुल। चौरासिया जी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालें कि जो ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम है ये काफ़ी सुर्खियों में है, बजट में इसमें क्या कुछ खास था? देखिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, बेसिकली सरकार उन ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहती है जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रही हैं। उसके लिए हमें ये प्रमोट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनमें पैसे इन्वेस्ट करें, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में काम कर रही है, रदर कि उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो ट्रेडिशनल बेसिस काम कर रही हैं। यहाँ पे सरकार ने इसमें बहुत अच्छी बात की आत्मनिर्भरता पल्सेस के लिए, कि बोला है कि आप ना पल्सेस के केस में हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए फंड, उनको फंड करना है, एग्रीकल्चरिस्ट को फंड करना है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और इसमें बोला गया कि ताकि जो प्लान हो रहा है गांव से प्लान शहरों की तरफ हो रहा है, वो प्लान ऑप्शनल रहे, ना कि कंपलसरी नीड बने। अभी तक क्या हो रहा है कि नीड की वजह से लोग गांव को छोड़ के शहर में आ रहे हैं, लेकिन अगर ये फैसिलिटी उनको रोज़गार, उनके अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, सब चीज़ें छोटे किसानों को गांव में मिलना शुरू हो जाए तो वो गांव से शहर में नहीं आ जाएंगे, जिससे चारों तरफा देश का विकास होगा, गांव का भी होगा और शहर का भी होगा। और शहर पे बहुत ज़्यादा गांव के लोगों का दबाव नहीं होगा, जनसंख्या का दबाव नहीं होगा, जिससे चारों तरफ देश का विकास होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कहा आपने सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगी, थोड़ा सा समझाइए कि जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज की जो बात हो रही है, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज क्या है और क्या 2030 का जो हदफ रखा गया है, 2030 का जो टारगेट रखा गया है नेट जीरो ट्रांजिशन का, वो सब क्या है, वो थोड़ा सा समझाइए। अगर आम भाषा में समझने की कोशिश करें, अगर टेक्निकलिटी की तरफ ना भी जाएं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्बन एमिशन होता है या जो पोल्यूटेंट्स हैं मार्केट, एयर के, वाटर के, अर्थ के, उन पोल्यूशंस को कम करने के लिए ये सारे के सारे एफर्ट किए जा रहे हैं। तो उसमें जो आत्मनिर्भर इन पल्सेस हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं या जो आपके यूरिया प्लांट्स हैं या जो कॉटन और फिशरी का मैंने आपसे जिक्र किया, इन सब के अंदर आप जो फोकस है वो यही है कि जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, कार्बन एमिशंस कम से कम हो, और जो सरकार सहायता देगी, चाहे वो सब्सिडी के शेप में दे, चाहे वो दूसरे शेप में लोन्स की शेप में दे, तो इसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है। तो जो सब्सिडाइज्ड है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ रुपया सरकार खर्च करेगी। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी सर आप भी समझाएं चौरसिया जी कि ये जो सब्सिडीज वाली जो चीज़ है, और काफ़ी फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को लेके काफ़ी बात हुई क्योंकि 2030 तक नेट जीरो ट्रांजिशन की बात हो रही है, उसका हदफ रखा गया है। कोयला और पेट्रोलियम की जो सब्सिडी है उसको भी कम करने के लिए बात हो रही है। तो थोड़ा सा ये समझाइए, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए, क्या कुछ है और इससे आम जो जनता है, आवाम जो है, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जो अभी तक पेट्रोल और डीजल या कोयला ये चीज़ें हैं, इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इस पोल्यूशन को कम करने के लिए आजकल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें कम करनी है, कोयला और पेट्रोल से चलने वाली चीज़ों को कम करना है और उसको ख़त्म करके हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज़ करना है या फिर सोलर एनर्जी को यूज़ करना, इस तरह के एनर्जी को यूज़ करके जिससे जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता या कम होता है। लेकिन अगर हम कोयला की बात करें, कोयला अगर जलता है तो बहुत सारा पोल्यूशन होता है, पेट्रोल और डीजल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रख लें जिससे कि लोगों को नया जीवन लॉन्ग रन के लिए मिलता रहे, इसलिए ये ज़रूरी है ऐसे फोसिल्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कम किया जाए, कम से कम यूज़ किया जाए। उनकी सब्सिडी हटेगा, वो महंगा होंगे, जिसकी वजह से लोग कम यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ या फिर जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उधर आएंगे, जिससे कि कम से कम पोल्यूशन हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो सरकार का जो हदफ था इस बार, वो इस बात पे काफ़ी ध्यान दिया गया कि माहौलियाती तब्दीली जो हो रही है उसको काफ़ी मद्देनज़र रखा गया। साथ ही जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी SDGs, जो भी गोल्स हैं, सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनका खासा ख्याल रखा गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी क्योंकि अभी सर ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी जिक्र किया। सर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में क्या कुछ खास है, प्रवीण जी थोड़ा समझाइए। देखिए, आपके पास मैं फिर से एक सामान्य भाषा में बात करूंगा। अगर आपके पास एक ट्रैक्टर है या कार है या स्कूटर है, जब आप चलाते हैं पेट्रोल या डीजल से, तो उसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो आपके एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है। उसमें गैस निकलती है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो अब ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे संसार के अंदर अब ये एक मुहिम है कि इस पोल्यूशन को कम से कम किया जाए, और उसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग रिसर्चेज हो रही हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बिजली से चलेगा, उसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है। तो इस बजट के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल और उनको जो सपोर्ट करने वाले जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। बिल्कुल। चौरसिया जी, थोड़ा सा आप समझाइए कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर बजट 2025-26 में क्या कुछ खास है और गवर्नमेंट ने क्या कुछ तजवीज़ गवर्नमेंट लेकर आई है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शुरू से डे 1 से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारा सब्सिडीज़ हैं। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने जाते हैं, आपने देखा होगा कि आपको सब्सिडीज़ मिल रही होंगी। वो सब्सिडीज़ इसलिए सरकार प्रमोट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर पाएँ और इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कम हो पाए। और जो लोग डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पे
एक तरीके से उसको अवॉइड कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप उसको यूज़ में ले आ पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 में भारत ने 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए थे और 2025 में इन बॉन्ड्स की वैल्यू, इन बॉन्ड्स की जो तादाद है, सरमायाकारों को टैक्स इंसेंटिव देने की जो स्कीम है उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। थोड़ा सा सर आप समझाइए प्रवीण जी कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो हैं वो भारत का, जो हिंदुस्तान का जो नेट जीरो हदफ है वो कैसे अचीव करेगा और इसको लेके बजट में क्या कुछ खास है? जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और इसके ऊपर बहुत ज़ोर डाला गया है कि ये वाला जो पैसा है, ये जो सॉवरेन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसकी जिम्मेवारी सॉवरेन विच इज़ गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी लेती है कि अगर आप इस बॉन्ड में पैसा डालते हैं तो आपका वो पैसा ख़राब नहीं होगा, आपका वो पैसा डूबेगा नहीं, उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट खुद लेती है। तो वो उस बॉन्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा यूज़ होता है इन टू रीच दीज सस्टेनेबल गोल्स। तो ये एक बहुत ही अहम तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है जो गवर्नमेंट का, और इसके थ्रू ये पैसा कलेक्ट करते हैं जो आगे यूज़ होता है। बिल्कुल। चौरसिया जी थोड़ा सा समझाइए कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आखिर क्या है। पहले मैं चाहूंगी थोड़ा सा आसान जुबान में आप नाज़रीन को समझाइए कि आखिर है क्या, फिर उसके बाद जो उसके फायदे हैं वो भी उनको समझाएंगे। देखिए, ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि सरकार लोन ले रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने बॉन्ड इशू करता है मतलब लोगों से पैसा उधार ले रही है, ये फंडिंग का सोर्स है। देखिए, फंड लेने के बहुत सारे तरीके हैं। सपोज किसी कंपनी को फंड चाहिए, वो क्या कर सकती है, या तो बैंक से लोन ले, या अपने कंपनी के शेयर्स इशू करें, या या बॉन्ड इज़ वन ऑफ देम कि बॉन्ड से पैसा लोन लेना, बॉन्ड देना एक ही बात है। बैंक से पैसा ले या आम जनता को बॉन्ड बेच के पैसे कलेक्ट करे और उस ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए उसमें पैसे यूटिलाइज करें। तो जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऐसे बॉन्ड में जब हम पैसे लगाते हैं, इन पैसों को यूज़ सरकार जो ग्रीन एनर्जी है इनको प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली करेगी, जिससे हम कह रहे हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। बिल्कुल। और अगर हम बात करें ESG की, चाहे एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो हैं उनकी अगर बात करें तो उस पर भी खासा जोर गवर्नमेंट ने बजट 2025-26 में दिया है। सर थोड़ा सा समझाइए प्रवीण जी कि क्या कुछ खास है ESG को लेकर। ESG के अंदर जो गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 7,400 करोड़ का एलोकेशन किया है, एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को अलग अलग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रावधान किया गया है, जिसमें फ्लैगशिप स्कीम है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर और ग्रीन हाइड्रोजन। इस एलोकेशन का जो टोटल है बजट का वो 26,549 करोड़ है। तो ये इसी तरीके से एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी अनाउंस किया गया है जिसका आउटले 20,000 करोड़ रुपया है। तो गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है, खर्च कर रही है, सो दैट कि जो एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस जो ESG है उसके गोल्स मीट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो ग्रीन म्यूचुअल फंड्स को काफी फरोग दिया है गवर्नमेंट ने ESG के माध्यम से। सर थोड़ा सा बताइए कि क्या है चौरसिया जी, ग्रीन म्यूचुअल फंड्स क्या है और आम आदमी को, आम जनता को उससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, म्यूचुअल फंड एक स्कीम होती है। स्कीम क्या होती है कि लोगों से थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, वो पैसे को उठा के हम किसी स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं। ग्रीन म्यूचुअल फंड का मतलब यही है कि जो लोगों से थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे वो उन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करें जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही हैं। इसे कहते हैं हम ग्रीन म्यूचुअल फंड। तो ये हर म्यूचुअल फंड का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। कोई म्यूचुअल फंड टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाती हैं, कोई म्यूचुअल फंड सेक्टर ओरिएंटेड होते हैं, कोई ऑटोमोबाइल्स कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। इसी तरीके से ग्रीन म्यूचुअल फंड है। ग्रीन म्यूचुअल फंड में पैसे वो लगेंगे, उन कंपनियों में पैसे यूटिलाइज होंगे जो इस SDG के ऊपर काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही हैं। इन कंपनियों के अगर
इन कंपनियों के शेयर्स में पैसे लगाना, ऐसे म्यूचुअल फंड जो पैसे लगाएंगे इस स्पेसिफिक पर्पज से बने होंगे, वो ग्रीन म्यूचुअल फंड्स होंगे। बिल्कुल, ग्रीन म्यूचुअल फंड्स को हमने समझा। ग्रीन टैक्सेशन भी एक टर्म है जो बजट 2025-26 में इस्तेमाल की गई है। प्रवीण जी, थोड़ा सा समझाइए कि क्या है ग्रीन टैक्सेशन और इसको प्रमोट करने के लिए और आम जनता को इसकी तरफ राग़िब करने के लिए क्या कुछ इक़दाम किए गए हैं? देखिए, जो कंपनीज़ हैं जो ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही हैं, उनको टैक्स के अंदर जो राहत दी जाएगी, या जो कंपनी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम कर रही हैं उनके ऊपर एडिशनल पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी, वो सब प्रोविजंस इस बजट के अंदर डिटेल्ड हैं विच आर प्रपोज्ड। तो लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सोलर एनर्जी की हमने बात की उसके अंदर हाईएस्ट एलोकेशन है, जबकि एक बहुत क्लियर फोकस है कि रूफटॉप सोलर जो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर योजना है, सो दैट मीन्स अगर आपके घर बिजली आनी है तो आपकी छत पे सोलर पैनल लगे होंगे जिसकी वजह से बिजली जनरेट होगी और आप उस बिजली को कंज्यूम कर पाएंगे। ये आप कोयले से भी कर सकते हैं, आप अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, बट जो लघु उद्योग है जो जिस तरीके से सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस है, आई थिंक वो एक बहुत अहम बात है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा प्रवीण जी मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझा दें कि जो आम आदमी है, जो आम जनता है, वो किस तरह से सोलर एनर्जी जो है, सोलर पैनल्स, ये जो योजना आपने बताई सूर्य योजना, इसके ज़रिए किस तरह से फ़ायदा उठा सकती है और कैसे कुछ मतलब अपने घर में अगर इंस्टॉलेशन करवाने हैं सोलर पैनल्स तो कैसे कर सकती है? देखिए, इस बजट के बाद ये बात तो बहुत क्लियर सामने आ गई कि सरकार इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहन दे रही है कि आपको अपने घर में और अपनी फैक्ट्रीज़ में और अपने बिजनेस में ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी को यूज़ करना है। तो अगर अपने घर पे आप रूफटॉप सोलर पैनल लगाते हैं और उसके अंदर जो आपकी कॉस्ट आएगी उसका कुछ हिस्सा सरकार बेयर करेगी, तो एक तरीके से वो प्रोत्साहन है। अगर आप खेती कर रहे हैं और उसके अंदर आपको बिजली चाहिए तो उसके अंदर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, वहाँ से आप बिजली जनरेट करें, तो उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप एक ग्लोबल विलेज की तरह आप एक हेल्प कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, और दूसरा आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आप अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं और अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रही है तो आप उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल क्लियर है कि आप जो भी सोलर पैनल लगाएंगे उसमें से उस कॉस्ट का कुछ हिस्सा सरकार करेगी। दैट इज़ व्हाट सब्सिडी इज ऑल अबाउट। बिल्कुल। चौरसिया जी, थोड़ा सा आप समझाइए कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि हाईएस्ट एलोकेशन इसमें किया गया है, थोड़ा सा समझाइए कि सोलर एनर्जी से किस तरह आम आवाम फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं और क्या कुछ ख़ास है बजट में? देखिए, जो सोलर पैनल लगाते हैं, सरकार सोलर पैनल लगाने में ही सब्सिडी देती है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो लगाने में ही है कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करने में उसको सरकार सब्सिडी दे रही है, मार्केट कॉस्ट आपको कम मिलेगा। प्लस जितना भी आप सोलर पैनल लगा के बिजली प्रोड्यूस करते हो, आप अपने लिए, जैसे प्रवीण सर ने बोला कि बिल्कुल ठीक बोला है कि आप आत्मनिर्भर बन रहे हो बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए आपने खुद ही पैनल आपने लगाया, आपको बिजली का प्रोडक्शन किया, आप उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आप बाहर दूसरी जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं उनकी लाइट आ रही है नहीं आ रही है, बिजली आ रही है नहीं आ रही है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए हैं आप। लेकिन इसमें सरकार एक और इंसेंटिव देती है, वो करती है कि अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अपने जितना आपको ज़रूरत है, से आपको 5 वाट की ज़रूरत है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे एक्चुअली वो नहीं पता, कि मान लो जितना आपको ज़रूरत है, 2 वाट ज़रूरत है, 3 वाट की ज़रूरत है, बट उससे ज़्यादा आपने अगर प्रोड्यूस कर लिया तो डिस्कॉम कंपनी ये आपसे ख़रीद भी लेती हैं, इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो ये एक तरह से आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं, साथ में आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलता है कि आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे डिस्कॉम कंपनी आपसे उतना ख़रीद लेती हैं।
बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के अवाम को खुद मुख्तार बनाने के साथ साथ इस पे भी ध्यान दिया गया है। अगर देखा जाए तो सोलर पार्क, ईवी चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट ग्रिड्स, इसके लिए फंडिंग को आसान बनाया गया है। इस पे मैं थोड़ा सा प्रवीण जी आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सुनना चाहूंगी आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसको प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का नाम दिया गया है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को इनसे फायदा होगा। ये मैं ऐड करना चाहता था जो कमलेश जी कह रहे तो थे। मेरा अगला सवाल आपसे ही है, जैसे सोलर पार्क की बात करें, ईवी चार्जिंग स्टेशंस की बात करें या स्मार्ट ग्रिड्स की बात करें, इन सबको काफ़ी आसान बनाने की, इनको इंस्टॉल करने की, चाहे ईवी व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाने की, मतलब सरकार ने एक तरह से इन चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अवेल कर सके। इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से सहायता प्रदान की जा रही है। जैसे अगर आप व्हीकल लेते हैं या जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सोलर पैनल लगाते हैं तो उसको ख़रीदने के लिए जो कॉस्ट है उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट देगी। और अगर आप उस चीज़ का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं और आप माइक्रो और स्मॉल और मीडियम तरीके से MSME की तरीके से आप उसको करना चाह रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट आपको सहायता देगी, आपको टर्म लोन देगी और उसके अंदर सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। जैसे कि अगर नॉर्मल केस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो अगर इस चीज़ के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर आप स्टार्टअप बना रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट आपको सहायता प्रदान करेगी। तो जो आम नागरिक हैं, आम जनता है, उनको फ़ायदा होगा अगर वो सोलर पैनल अपने घर पे लगाते हैं, अगर वो सोलर पैनल का या रिन्यूएबल एनर्जी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर वो MSME बनाना चाहते हैं, अगर वो किसी बड़ी कंपनी में जो ये काम कर रही है अगर वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो सरकार को लोन देना चाहते हैं ताकि सरकार इस तरीके से काम कर सके तो दैट मीन्स वो बॉन्ड लेना चाहते हैं, अगर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी को बेनिफिट मिल रहे हैं, तो हर तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो हमारा गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का, इस गोल को पूरा करने के लिए पूरी सहायता हर नागरिक को मिलेगी, चाहे डायरेक्ट मिले चाहे इनडायरेक्ट मिले। बिल्कुल। साथ ही जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसका जिक्र किया गया है और उसका जिक्र करते हुए इस बात पे जोर ज़्यादा दिया गया है, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी शिराकतदारी, उसकी भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है। चौरसिया जी, थोड़ा सा आप समझाइए कि ये क्या कुछ है और किस तरह से इससे प्राइवेट सेक्टर्स को भी फायदा हो सकता है और हुकूमत को भी। देखिए, हुकूमत जो सरकार है ना, शासन, वो इतना पैसा नहीं होता कि देश का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो पाए। तो वो पैसा डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा ज़्यादा जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट करने के लिए, या जो भारत का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित कैटेगरी में हम आ जाएं, ये ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पॉसिबल नहीं है कि सरकार अकेले दम पे कर पाए। इसलिए सरकार क्या कर रही है, बीच बीच में प्राइवेट लोगों की पार्टनरशिप कर रही है प्राइवेट लोगों से, जिससे कि ज़्यादा पैसा और प्राइवेट लोग इसमें इन्वॉल्व करें, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में आए और वो खुद इसमें मैन्युफैक्चर करें, चीज़ों को डेवलप करें, और जिससे कि जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यही पॉसिबल है कि सरकार अपने काम को प्राइवेट लोगों को हाथ में दे और उनके साथ पार्टनरशिप करें और देश का डेवलप करें। बिल्कुल। प्रवीण जी, थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसमें क्या कुछ बजट में 2025-26 में क्या कुछ खास है, और उसमें जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर की जो शराकतदारी है उसको बढ़ाने पे जोर दिया गया, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालिए। देखिए, PPP प्रोजेक्ट्स, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कंसेप्ट है, ग्लोबली ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कामयाब है। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से प्रोजेक्ट बने हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ कि गवर्नमेंट के पास लैंड है, उन्होंने बोला कि इस पे एयरपोर्ट बनाना है, तो एक प्राइवेट एजेंसी को बोला गया कि आप एयरपोर्ट बनाइए, या सड़क बनानी है तो प्राइवेट को बोला गया कि आप सड़क बनाइए। उसके बाद 2 तरीके हैं, क्या या तो वो उसको रन कर सकती है, उसको आगे चला सकती है और वहाँ से रेवेन्यू अर्न कर सकती है, और या फिर वो गवर्नमेंट को दे सकती है कि गवर्नमेंट चलाए और उसको उसके ऊपर रेवेन्यू अर्न करे। तो ये जो पार्टनरशिप है
पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन तरीके के प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी रुझान है गवर्नमेंट का। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो एफिशिएंसी है उसका बेनिफिट मिलता है, और जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, उसका बेनिफिट मिलता है। तो दोनों बेनिफिट आम जनता को मिलते हैं। तो जिस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, इसके अंदर बहुत सारा एडवांटेज मिलता है सरकार को भी, जनता को भी, और जो बिजनेस लोग हैं, बिजनेस पीपल है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं, और उसके बाद वो 30 साल 35 साल तक उस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इस बजट में इसके ऊपर काफ़ी फोकस है। बिल्कुल। चरसे जी, थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालिए कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इससे आवाम को क्या फ़ायदा है? जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और क्या कुछ फ़ायदे हैं, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, मैं भी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सपोज करिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड नहीं है, जैसे प्रवीण सर ने बताया। अब रोड पे नहीं है तो आदमी को जाना पड़ेगा, या सीधा रोड नहीं होके उसको घूमकर जाना पड़ेगा, तो बहुत सारा समय और पैसा लगेगा। लेकिन अगर सरकार वो रास्ता बनाने के लिए किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके वो रास्ता बनवा देती है, जल्दी बन जाता है, तो आम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत आसानी से कम समय में पहुंच जाएंगे और कम पैसे में पहुंच जाएंगे। तो आम लोगों को ये फ़ायदा हो गया कि वो जो सुविधाएं थी, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और बात एग्जाम्पल लूँ मैं, कि जैसे मेट्रो रेल है। मेट्रो रेल क्या है, कई सारे प्रोजेक्ट प्राइवेट लोगों के साथ बन रहा है पार्टनरशिप के साथ, जिससे कि आम लोग उस फैसिलिटी को यूज़ कर पा रहे हैं। जल्दी बन गया, जल्दी मेट्रो को यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज पहले मेट्रो नहीं यूज़ कर पाते। अगर सरकार के भरोसे रह जाते तो शायद सरकार टाइम ले लेती, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो प्राइवेट फंडिंग के साथ पार्टनरशिप, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके वो काम जो है जल्दी हो रहे हैं, जिससे लोग, आम जनता उसको जल्दी यूज़ कर पा रही है, उस सर्विसेज से यूज़ करके अपनी जीविकोपार्जन कमा रही है या अपना डेवलपमेंट कर पा रही है। बिल्कुल। एक तरफ आरबीआई ने ईएसजी गाइडलाइंस को थोड़ा सा सख्त करने के इशारे दिए थे, दूसरी तरफ अगर हम बजट 2025-26 की बात करें तो उसमें ग्रीन बैंकिंग सिस्टम को लेकर, उसके क़याम को लेकर, उसकी स्थापना को लेकर भी तबादला ख्याल किया गया है। प्रवीण जी, थोड़ा सा आप समझाइए कि ग्रीन बैंकिंग सिस्टम क्या है, इससे हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा होगा, और क्या कुछ बजट 2025-26 में ग्रीन बैंकिंग सिस्टम को लेकर प्लान है? देखिए, ये प्लान तो बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट का रुझान सस्टेनेबिलिटी की तरफ है। जो आपके कार्बन क्रेडिट्स हैं, जो कंपनीज पोल्यूशन नहीं करते हैं उनको क्रेडिट मिलता है, और जो पोल्यूशन करते हैं उनको वो कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ता है। तो इस तरीके का प्रावधान है कि आपको अगर आपने एडिशनल एनवायरनमेंट सेविंग किया है तो वो आपका सेविंग एक जगह, जैसे आप बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं, उस तरीके से आप रख सकेंगे। तो ये एक योजना का एक गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, ये प्रपोज़ किया है कि हम इस तरीके की योजना लाएंगे। आई थिंक जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो फोकस है, आई थिंक इट गोज़ इन लाइन विद जो ग्लोबल एक तरीके का कैंपेन है, सो दैट कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को एक साफ़ हवा मिले, साफ़ पानी मिले। तो उस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, और ये भी उसी दिशा में एक कदम है। बिल्कुल। चरसे जी, थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालिए कि आखिर ग्रीन बैंकिंग सिस्टम क्या है, बजट में क्या कुछ खास है, और इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो कंपनीज एमिशन रिलीज़ कर रही हैं उनको डिमोट करने के लिए अब क्या है कि जो कंपनी ग्रीन एनर्जी में काम कर रही हैं, जैसे सर ने कहा कार्बन क्रेडिट, उस कार्बन क्रेडिट को इनको अलग से क्रेडिट दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट जितने भी एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही हैं ऐसी कंपनी, उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। वो उस कार्बन क्रेडिट को बेचते हैं। बेचने के लिए कौन खरीदता है उस कार्बन क्रेडिट को? ये कार्बन क्रेडिट वो कंपनीज खरीदती हैं जो कार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं, रिलीज कर रही हैं, एमिशन कर रही हैं। ऐसी कंपनियों को वो खरीदना पड़ता है। खरीदने के लिए वो क्या कर रही, क्योंकि वो
सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर क्या कर रही हैं, पोल्यूशन एमिशन कर रही हैं। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रही हैं, तो ये लोग कार्बन क्रेडिट अवेल करते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं, इनको सर्टिफिकेट कार्बन क्रेडिट का मिलता है। इस सर्टिफिकेट के बदले इनको चाहे ये फंड ले सकते हैं या किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो कार्बन एमिशन करते हैं उनको बेच सकती हैं। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, थोड़ा सा आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। तो इसको थोड़ी और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कमलेश जी ने एक फैक्ट्री लगाया जिससे काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, और मैंने एक फैक्ट्री लगाया जिससे पोल्यूशन बहुत कम हो रहा है, और ना केवल कम हो रहा है बल्कि मैं हेल्प कर रहा हूँ जिसमें कि पोल्यूशन और कम हो। तो वो जो बेनिफिट मेरे को हो रहा है सोसाइटी में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, उसका एक टोटल किया जाएगा, और मैं बोलूँगा कि मैं ये एक्सेस सेविंग कर रहा हूँ, तो कमलेश जी उस सेविंग को खरीद सकते हैं। तो हम दोनों मिलके कार्बन न्यूट्रल बनेंगे कि हम लोग, एक फैक्ट्री पोल्यूशन ज़्यादा कर रही है, दूसरी फैक्ट्री पोल्यूशन कम कर रही है, तो दोनों मिलके सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमने किसानों को लेके काफ़ी बात की। किसानों को लेके किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया, लोन की जो लोन देने की जो अमल है उसको आसान बनाया गया। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करें, इसको फ़रोग देने के लिए भी काफ़ी कुछ लाया गया है इस बजट 2025-26 में। चौरसिया जी, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको फ़रोग देने के लिए और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में के लिए जो स्कीम्स आई हैं, जो स्कीम्स का जिसका जिक्र किया गया है, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जो बजट में जिक्र किया है, थोड़ा सा उसको समझाइए। देखिए, इस बजट में 4 पिलर बताया गया था बेसिकली। एक एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ देम। एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट है। लेकिन एग्रीकल्चर उसमें एक ऐसा पहला पिलर है जिसको इस बजट में बहुत जोर दिया गया है डेवलपमेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर के अंदर अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो गांव में छोटे किसान हैं, उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि क्रेडिट कार्ड एक सुविधा दी गई। क्रेडिट कार्ड के ऊपर ब्याज 4% लगता है। अगर ये किसान अगर क्रेडिट कार्ड के बजाय नॉर्मल तरीके से बैंक से लोन लेते हैं, इनको 10% 12% ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड होने की वजह से उनको मात्र 4% के ब्याज के ऊपर अप टू 3 लाख रुपीज़ तक इनको लोन मिल जाता है। इस बजट में उस लिमिट को बढ़ा के 5 लाख रुपए तक, जिससे वो अपना ऑर्गेनिक खेती कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें सीड्स को, एक और अच्छी बात इस बजट में की गई है, इनको जो प्रोडक्टिव सीड्स होते हैं ना, उनको यूटिलाइज करने की बात की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और किसानों की इनकम इंक्रीज कर सके, बढ़ सके। इस बजट में इस बात का बहुत खास ध्यान दिया गया था, ताकि लोगों को अपने गांव में, अपने घर पे इनकम सोर्स पैदा हो सके, अपने खेतों से इनकम सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, और ये प्लान ना करें गांव से शहर की तरफ, प्लान इस वजह से ना करें रोजी और रोजगार के लिए। अगर उनका अपनी इच्छा से जा सकते हैं बट नीड की वजह से नहीं जा सकते। अगर उनको अपने गांव में सुविधा मिल जाएगी तो वो बाहर शहर में नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो स्किल इंडिया मिशन जो है उसमें ग्रीन जॉब्स को जोड़ा गया है। रोजगार के मौके पैदा करने के लिए, रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ इक़दामात बजट 2025-26 में किए गए हैं। प्रवीण जी, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि ग्रीन जॉब्स क्या हैं और उसको स्किल इंडिया मिशन का पार्ट बनाया गया है, तो उसके तहत क्या कुछ होने वाला है। जो योजना है, हम लोगों को बहुत सारा यूथ और स्किल्ड यूथ चाहिए, सो दैट कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, तो उसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना है। और इसके ऊपर जो अलग अलग तरीके से जो योजनाएं जो प्रपोज की गई हैं, जिसमें IITs की कैपेसिटी को बढ़ाना और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में इंक्रीज़ करना, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन करना, डे केयर कैंसर सेंटर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाना। तो ये सब जो डायरेक्शंस हैं, ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है,
ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं, और ये उसी डायरेक्शन में है जो हमने पहले जिक्र किया कि जो 4 पिलर्स हैं, उन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर ये चीज़ें। बिल्कुल। तो जिस तरह से बजट 2025-26 में 4 पिलर्स में उसको डिवाइड किया गया, चाहे बात खवातीन की हो, चाहे नौजवान की, चाहे किसान की, हर किसी का ख्याल रखा गया है और इसीलिए इस बजट को अवाम का बजट, तारीखी बजट कहा जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर जो किसान हैं, किसानों का बिल्कुल ख्याल रखा गया है। साथ ही खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए कई अहम इक़दामात उसमें जोड़े गए हैं, और साथ ही क्या कुछ आगे आने वाले सालों में 2047 तक जो हदफ है हिंदुस्तान का, उसको हासिल करने का, उसको अचीव करने का जो मकसद है, उसे पूरा करने के लिए ये बजट बनाया गया है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। पैसा बोलता है का आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये आप भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आदाब।